अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। मैं इसलिए सुबह सुबह हैप्पी ट्यूसडे हैप्पी मंडे कहती हूँ ताकि हम किसी को अगर अच्छा सा ग्रीट करें सुबह में, शुरू जब आप सुबह होती है, आप लोगों से मिलते हैं, आप उनको अच्छा सा ग्रीट करें तो उनका दिन अच्छा गुजरता है। और ना भी अगर आपका मूड अच्छा हो, जैसे कभी कभी मैं भी अपनी टीम को कह रही थी कि मेरे भी ऑफ डेज आ जाते हैं, सुबह सुबह मैं भी कभी कभी थोड़ी क्रैंकी हुई होती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब आपने शो करना होता है, शो शुरू करना होता है, तो आपको अपनी वाइब जो है पॉजिटिव रखनी होती है। तो इसलिए आप किसी को अगर मिले या आपसे कोई मिले तो कोशिश करें कि उसको अच्छा सा ग्रीट करें, सलाम करें विद अ बिग स्माइल, ताकि अगले बंदे को लगे कि अच्छा ठीक है, इस बंदे की एनर्जी इतनी अच्छी है, तो वो एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं। एक बहुत प्यारी बात, मंजिलें या कामयाबियाँ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की। तो अब कभी कभी हम सोचते हैं ना, हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, हमें उस इंसान को इतनी अचीवमेंट्स हो रही हैं, उसके इतने ट्रायम्फ्स हैं, हमारे नहीं हैं। बट हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम उसके लिए मेहनत नहीं करते? क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, मैं कम ही मेहनत करती हूँ। जब मेहनत तो खैर सभी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। और मैंने ऐसे भी देखा है कि वो छोटे से काम से शुरू करते हैं, उनके लिए तब वो रोल्स, कभी कभी लोग हमारी इंडस्ट्री में आते हैं और वो कहते हैं मैं तो ये छोटा सा रोल नहीं करूँगी, मैं तो बड़ा रोल करने के लिए आई हूँ, या मेरे तो ये ड्रीम्स हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे एक्टर्स देखे जिन्होंने सेकंड थर्ड लीड से स्टार्ट किया और आज वो बहुत ऊंचाइयों पे हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करें। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि एक तो हमें कोई छोटा काम बड़ा छोटा नहीं होता, और काम करना आना चाहिए, और काम करने के लिए आपके पास वो पैशन होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं सोचना कि उसको सब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। ये सोचें कि उसकी स्ट्रगल कितनी है, उसने कितनी मेहनत की है उसको पाने के लिए। एंड येस, एक और फैक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल है और देखा भी जाता है कि आपकी लक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी लक उनके साथ नहीं होती, किस्मत साथ नहीं होती। हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत से ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ बहुत मेहनत बच्चे कर रहे होते हैं। जैसे आप क्रिकेट देख लें, अंडर 16, अंडर 19 सब खेल रहे होते हैं, फिर सिलेक्शन होती है, लेकिन वो नहीं क्लियर कर पाते या सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो कहीं कहीं किस्मत तो ज़ाहिर है, किस्मत तो साथ साथ है, किस्मत कहीं कहीं नहीं बल्कि किस्मत ही आपको आगे लेके जाती है, लेकिन दुआएं भी किस्मत बदलती हैं। एनीवेज़, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पे और स्पोर्ट्स पे। आपने देखा होगा कि जब हम दो फील्ड्स इनको देखते हैं, जब हम स्पोर्टी होते हैं तो हम अपनी एजुकेशन को उस तरह नहीं परस्यू कर पाते या उसको फॉलो अप नहीं कर पाते। जैसे हम लोग कॉलेज में थे और मैंने एक दफ़ा थोड़ी दिन पहले भी बताया था कि जो लड़कियां स्पोर्ट्स में होती थी वो पढ़ नहीं पाती थी, अपनी स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पाती थी। इसी तरह जब आप देखते हैं हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको सारा दिन ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी होती है, फील्ड में होना होता है। हमारे क्रिकेटर्स को आप देख लें, प्लेयर्स को, देयर आर वेरी फ्यू जो एजुकेटेड हैं। बट अगर हम प्रीवियस टाइम में देखें, हमारे जो लेजेंड्स हैं, they were educated also and they were into sports, और सब कुछ साथ साथ लेके चलते थे। तो आज हमने सोचा कि हम स्पोर्ट्स पे भी बात करेंगे, एजुकेशन पे भी बात करेंगे कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट again simultaneously we have to get into sports also to keep ourselves fit, फिज़िकली फ़िट होना। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आप स्पोर्ट्स में कोई पैशन रखते हैं तो वो भी साथ साथ आप लेके चल सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट होंगे, कुछ स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक़ है, कुछ लोगों का एजुकेशनिस्ट हैं, और कैसे अपनी एजुकेशन को लेके साथ चले। आजकल के दौर में आपको पता है एजुकेशन हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पहले तो हमारे पास शऊर नहीं था कि हम बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं या लड़कियों को पढ़ाएं। जब हमारे पास शऊर आया, जब हमने देखा कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए या लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए या अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहिए, तो हमारे पास इतनी फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या फाइनेंशियली हम सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी बच्चियों को। तो फिर हमारा एंड ये होता है कि चलो जी शादी कर देते हैं। लड़कों की एजुकेशन के लिए भी ऐसा ही अब देखा जा रहा है कि लड़के भी एजुकेशन वाइज इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बच्चे का ख्वाब है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम हासिल करे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का तो सबको पता ही है कि क्या हाल है, तो
वो बच्चा या बच्ची क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियली हम किसी क्रच में हैं और हम उसको नहीं पूरा कर पाते। मैं पहली अपनी जो गेस्ट को यहाँ बुलाने जा रही हूँ, शी इज़ अ फार्मासिस्ट एंड शी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। थ्रू आउट हर जर्नी सिंस चाइल्डहुड, जब वो स्कूल में थी, शी वॉज इन टू डिबेट, शी वॉज इन टू मैनी थिंग्स, और उन्होंने उसको परस्यू भी किया और साथ फार्मासिस्ट भी बनी। मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी सुकैना हैदर को। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हो? गुड, ऑल परफेक्ट। इतने सारे मेडल्स आपके, इतनी सारी शील्ड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सुकैना हैदर, जो कि एक पॉडकास्ट भी करती हैं एट यूथ मीडिया पाकिस्तान, और उसके अलावा फार्मासिस्ट भी हैं, एंड देन शी हैज़ अदर थिंग्स ऑल्सो। जी सुकैना, मैं आपसे पूछ रही थी कि जब आपकी लाइफ जर्नी, जो आपकी स्कूल जर्नी थी, उसमें स्पोर्ट्स में भी आप थी, डिबेट्स में भी थी, एंड देन यू वर अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो, कैसे आपने उसको मैनेज करती थी? राइट, इट वाज नॉट दैट मच इजी। स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई कि मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब स्टार्टिंग वाज लाइक कि आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ गर्ल, नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट होस्टिंग एंड ऑल। ये तो बहुत बाद में आया। एग्जैक्टली, बहुत बाद में आया। तो स्कूल के टाइम जब स्टार्ट किया, व्हेन आई वाज इन 8, दैट वाज द टाइम जब मेरा एकेडमिक कमबैक आया। मतलब आई वाज लाइक कि अब मुझे सीरियस होना है, पढ़ाई को लेके भी, करियर को लेके भी। तो वो टाइम था कि ग्रेजुअली मैं डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, डिबेट्स के अंदर इन्वॉल्व होने लगी। फिर आफ्टर माई मैट्रिक आई गॉट A1 ग्रेड इन इंटर एज वेल, 90% आई गेस। सो या दैट वाज द टाइम आई गेन कॉन्फिडेंस। तो स्कूल में आप इतनी सीरियस नहीं थी? आई कैन से 4th क्लास तक। आफ्टर 5-6 क्लास में सीरियस हो गई थी। एग्जैक्टली। तो इंटर के बाद व्हेन आई गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, फिर डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोजर मिला। लाइक आई हैव जॉइंड अ क्लब, साइंस क्लब, जहाँ पे मैं एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ टीम रिसर्च की। वी हैव अरेंज मल्टीपल काइंड ऑफ इवेंट्स, वी अरेंज डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप। सो या दीज आर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आई एम इन्वॉल्व्ड इन। Apart from that, as you told that I am a podcast host at Youth Media Network Pakistan, so yeah, I have currently joined that. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि फार्मेसी कैसे फिर सोचा करनी है? It's a long story. Well, first of all तो मेडिकल का शौक था, MBBS करना था, that thing कि लड़कियां हैं और MBBS करना है, लेकिन आई couldn't get admission due to some circumstances. फिर second choice was pharmacy, और जब मैं इस फील्ड में आई, I got exposure to multiple fields, multiple sub fields. मुझे पता चला कि फार्मेसी भी एक फील्ड है। तो या अब मैं 3rd ईयर में हूँ, लाइक इट्स मोर टुवर्ड्स एंडिंग। अभी बनी नहीं हूँ, आई एम अंडर ग्रेजुएट फार्मेसिस्ट। बट आप कर रही हो फार्मेसी? या आई एम डूइंग दैट। इज इट इंटरेस्टिंग? It is actually it all depends on you. मतलब if I talk about my education system, it's not that supporting, but it all depends on you. क्यों supporting नहीं है? ये क्या वजह? यार, it's also a long story कि supporting क्यों नहीं है। facilities नहीं दी जाती, universities इतनी ज़्यादा well developed नहीं है according to for pharmacy. Not only for pharmacy, for overall. If I talk about overall thing कि पाकिस्तान का education system इतना ज़्यादा capable नहीं है जो कि होना चाहिए। If I talk about my future generations, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी, मैं चाहूँगी मज़ीद एडवांसमेंट्स आएँ। तो इन सर्कमस्टांसेस में पढ़ना और फिर आगे बढ़ना, इट्स नॉट। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे अगर देखा जाए ज़्यादातर? देखिए, फाइनेंशियल एड्स भी होती हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको वो इन्वायरमेंट दिया जाए जो कि एक फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। बट मैंने तो बहुत सुना है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है या हमारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लेकिन आप पढ़ रही हो तो आपको बेहतर पता होगा। इट्स वेरी गुड। वही वाली बात हो गई ना कि प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। माय यूनिवर्सिटी इज़ वेरी मच गुड, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। इवन लेकिन उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करूंगी, गवर्नमेंट की आप बात कर रही हो कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो आपको उस तरह फैसिलिटेट नहीं करता, और ये सच है। शायद हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था। एक और बात मुझे बताओ आप सुकैना, कि जो मैंने अभी सुबह में बात की कि पहले हम इतनी लिटरेसी की तरफ नहीं थे, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े होते थे उस ज़माने में, जब आप पहले थोड़ा ज़माना देख लो तो वो शऊर नहीं था कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए या बच्चियां या बेटा या बेटी बराबर है। अब हो गया है।
बट अब फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा क्रच में हैं, तो आपको लगता है उसकी वजह से थोड़ा बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो गया? बिल्कुल, वही अल्टीमेटली बात गवर्नमेंट पे आ जाती है कि आप जब तक अपनी यंग जनरेशन को, स्पेशली यूथ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे, हाउ कैन दे प्रोसीड, स्पेशली फॉर वेमेंस, जो कि मतलब हर कोई डिस्करेज ही कर रहा होता है कि आगे नहीं बढ़ना और आगे क्या करना है सबको पता है। तो आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, आप किस तरीके से चीज़ों को परस्यू कर रहे हो। ठीक है। So, yeah. अच्छा, तो इंटर में जब आई उसके बाद ये सब किया, अच्छा ये जो मेडल्स जीते हैं स्पोर्ट्स में, अब स्पोर्ट्स का जो बच्चा होता है वो अपनी एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं होता, बट आप कह रही हो कि आपने दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली इन द स्कूल लाइफ। या आई रिमेंबर आई वाज टू मच इनटू रेस एंड ऑल, मतलब स्पोर्ट्स में डिफरेंट किस्म की चीज़ें, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन थी उस टाइम पर। अच्छा, इट वाज अ नाइस जर्नी। अब फार्मेसी को कितना अरसा रह गया आपका? इट्स लाइक 2 years लेफ्ट। तो आप दवाइयाँ बता देती हो अभी? थोड़ी थोड़ी, मतलब लेकिन आपको इजाजत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल, अभी इजाजत नहीं है, और मैं समझती भी हूँ कि जब तक मैं फुली क्वालिफाइड नहीं हो जाऊँ, मैं प्रिस्क्राइब ना करूँ। अच्छा, ऐसा होता है जब आप फार्मेसी पढ़े होते हो कि खुद पता चल जाता है कि कौन सी दवाई लेना ठीक है, कौन सी नहीं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, वैसे फार्मासिस्ट जो नहीं भी होते वो भी सेल्फ मेडिकेशंस कर ही रहे होते हैं, इट्स टोटली अ स्टीरियोटाइप इन पाकिस्तान। लेकिन फार्मासिस्ट अगर आप बन रहे हो, आपको काफ़ी चीज़ों के एडवर्स इफेक्ट्स भी पता होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो या अच्छा, आपने कहा कि आप इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो ये क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से ठीक हुआ या किसी ने पुश किया कि अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे जो हैं वो जब माँ बाप देख रहे होते हैं कि बच्चा कहीं कॉन्फिडेंस उसका शैटर हो रहा है या बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें, तो दे ट्राई टू इंगेज देम और पुट देम इनटू एक्टिविटीज़ जहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपके घर में किसी ने पुश किया आपको इस चीज़ के लिए? अच्छा, माय पेरेंट्स आर टू मच सपोर्टिव अबाउट मी, स्पेशली माय एजुकेशन, माय करियर डेवलपमेंट। आर यू द ओनली चाइल्ड? No, I have a brother, younger brother. But you're the only girl in your house. Only girl, yeah. ठीक है। तो anyways, अच्छा confidence कैसे boost up हो? It's a long story as well. मेरे पास काफी How many long stories you have? A lot of long stories. You have a lot of time. You can tell me all the stories. It's okay, that's perfect. Anyways, I remember the first time मेरी टीचर ने मुझे माइक लाके पकड़ाया था, तो मैं शिवर कर रही थी स्टेज के ऊपर। मेरे हाथ में किताब थी, मुझे वो पढ़नी थी और मुझसे नहीं हुआ वो, मतलब बस मैंने रीड कर दी and it was not a best one. तो that was the moment I realized कि नहीं यार, अब करना है, मतलब नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो एनीवेज, अच्छा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सक्सेस। कोई और आके पुश नहीं करेगा, खुद ही करना है। तो खुद से सोचो। तो वही बात मैंने की ना कि आप जब तक खुद ही मंजिल की तरफ नहीं अपने हाथ पांव मारेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? 4 लोग अगर बोलेंगे यू कैन डू इट, इट्स ओके, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, जब तक अंदर से नहीं आएगा यू कैन डू इट नहीं हो सकता। तो आई हैव स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई सक्सेस कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, एंड आई डिड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में फेवरेटिज्म का सामना करना पड़ा? बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर रहता है, तो टीचर्स की क्या सपोर्ट थी? पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे। Another story. हाँ, टीचर्स की स्टोरी तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि टीचर्स वर गुड, बस कुछ होती थी जो फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा करती थी। आई रिमेंबर देयर वाज अ टीचर who slapped me, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया। जन्नत नसीब करे, थप्पड़ तो वो मार गई। ये स्लैप वाली बात जो थी, ये 4 या 5 क्लास की थी। She slapped you? She slapped me for a particular thing, I don't remember, कॉपी कंप्लीट नहीं थी, कुछ इस तरह का था आई गेस। तो एनीवेज, उन्हीं टीचर ने मुझे मैट्रिक में शील्ड दी थी, तो दैट वाज द प्राउड मोमेंट। That was your achievement. अच्छा, अब तो खैर मारना बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है बच्चों को। I was even slapped once from one of my teacher and I don't know why she slapped me. मुझे आज तक, मैं शरारती बच्चा थी। अच्छा, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते और कुछ मेरी तरह इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे हर चीज़ में होना होता था कि मुझे स्पोर्ट्स में भी रहना है, बस पढ़ाई नहीं बस मैं करती थी। तो आई थिंक इसलिए शायद टीचर्स डिस्टर्ब रहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों को आप हाथ तो नहीं उठा सकते। यू डोंट, आजकल के टीचर्स दे डोंट रेज हैंड्स, पर टीचर्स का कुछ इमोशनल अटैचमेंट होना, बहुत इमोशनली बच्चे को थोड़ा सा आपको काम डाउन करना चाहिए। मैं ये बहुत देखती हूँ, कहीं स्कूल्स में बच्चों के साथ टीचर्स बहुत ज़्यादती भी कर रहे होते हैं। टिल डेट दे कांट रेज हैंड्स बट देयर जेस्चर्स,
कुछ ऐसे होते हैं कि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा शैटर करते जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने जो ये इमोशनल अटैचमेंट की बात की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वाली बात हो गई, जब तक लोग आपको नॉर्मली बोलते रहेंगे यू कैन नॉट डू दैट। जहाँ आप कहीं किसी से अटैच हो गए, आपको एक फील होगा कनेक्शन कि यस यू कैन डू इट एंड समवन इज पुशिंग यू एज वेल, तो फिर वो मोमेंट होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा, कॉम्पिटिशन्स बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, सो हेल्दी कॉम्पिटिशन किया अपने फ्रेंड्स के साथ जब आपने यू वांटेड टू बी गुड इन स्टडीज़, या वो एक और फैक्टर है कि कोई अच्छा पढ़ रहा हो और उसको देखा देखी आप भी कहो कि मैंने भी पढ़ना है? इट्स अ गुड थिंग। पता है ये एक होता है हेल्दी कंपटीशन के, ओके इफ समवन इज डूइंग राइट आई वांट टू बी लाइक दैट, लेकिन वही वाली बात होती है कि उसके जैसा नहीं बनना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, दैट्स द मेन थिंग। तो मैं अगर अपनी बात करूं, कभी भी कंपटीशन नहीं आया मेरे जहन में फ्रेंड्स को लेकर स्पेशली। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों का, अब जो आपको बच्चियां देख रही होंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप पॉडकास्ट भी करती हो, पॉडकास्ट के लिए कॉन्फिडेंस लाना, क्वेश्चंस बनाना, हर चीज़ करना, तो कितना ज़रूरी है गर्ल्स के लिए अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बेहतर कर सकती हैं? लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन भी, कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि वही वाली बात हो गई है और कि स्पोर्ट्स में होना कितना ज़रूरी है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हर फील्ड में लड़कियां बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि एक तो ये होता है कि मेल वर्सेस फीमेल का कंपैरिजन जो होता है, तो ये ख़त्म कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन इज़ अ हेल्दी थिंग। लड़कियां अपनी जगह परफेक्ट हैं, लड़के अपनी जगह परफेक्ट हैं, और लड़कियों को क्यों होना चाहिए इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आई थिंक लड़कियों की आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि नहीं होती है, तो दिस इज़ अ मेजर फैक्टर। आपको लगता है डिजिटल लर्निंग ने तालीम पर कुछ अजीब सा असर आ गया है डिजिटल लर्निंग का? देखिए वही वाली बात हो गई है कि प्रॉज और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। अब डिजिटल लर्निंग, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस हर कोई सही तरीके से नहीं ले पा रहा होता। फैसिलिटीज़ हों भी तब भी जो फिजिकल की बात होती है वो ऑनलाइन की नहीं होती। बट एट द सेम टाइम जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं जाके पढ़ नहीं सकते, उनके लिए वो कन्वीनियंट है। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन मैं नहीं समझ सकती कि कोई लर्निंग है। मुझे लगता है ऑनलाइन बच्चा कुछ भी बैठ के करे। हाँ, जब तक चेक इन, जब कोविड का टाइम आया, बच्चों को होमवर्क्स आते थे, वो क्या कहते हैं वो जो फाइल्स आती थी, उसको आप जब फाइल्स को, अब बच्चा फाइल देख के क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, वो एक बहुत ही अजीब सा टाइम था, बहुत अननर्विंग टाइम था, डिस्टर्बिंग टाइम था। प्ले अ ग्रेट रोल। अगर आप बेड पे लेट के ऑनलाइन क्लास देख रहे हो तो वो बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी मूवमेंट नहीं है ना, कोई एक्टिविटी नहीं है। गेटिंग रेडी, गोइंग टू योर स्कूल, गेटिंग रेडी इन योर यूनिफॉर्म, मीटिंग योर फ्रेंड्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और अगर आप घर बैठ के कुछ करें, हाँ, किसी एक मकाम पे जाके, जैसे ऑनलाइन, जैसे आपने कहा बच्चे बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से एडमिशन लेके बैठे हुए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, एंड दे आर स्टडीइंग ऑब्वियसली। तो ये एक अच्छी चीज़ है ऑनलाइन डिजिटल की, पर डिजिटल ने बहुत सी चीज़ों को आई थिंक बच्चों को हैंडीकैप भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। आप जब पॉडकास्ट करी होती है, आपकी मेनली क्या फोकस होता है कि मैं किन चीज़ों को टारगेट करूं, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ? देखिए इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। डेफिनेटली मेजरली मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने किस तरीके से गेन किया है, तो मैं चाहती हूँ मैं लोगों को भी बताऊँ। कहाँ प्रॉब्लम होती थी कि मैं कॉन्फिडेंस गेन तो करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे कभी टाइम साथ नहीं दे रहा, कभी मेरी अपनी एनर्जी साथ नहीं दे रही? दैट नर्वसनेस फैक्टर कि मैं अगर स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, तो हाउ दे आर फीलिंग अबाउट मी। सो या दैट इज़ द फैक्टर जो डिस्टर्ब कर रहा होता था कि किस तरीके से ऑडियंस को फेस करना है। मेन थिंग इज़ कि आपको ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए। जाकर स्पीच कर देना इट्स नॉट अ बिग डील, हाउ टू इंटरेक्ट विद ऑडियंस इज़ द मेजर थिंग। सबसे बड़ी बात है कि इंटरेक्टिव होना। अच्छा, डू यू बिलीव के पढ़ाई या लेक्चर्स एंड फिलिंग नोट्स, पूरी किताबें भरना आपकी ज़िंदगी में काम आता है, या आपके लाइफ एक्सपीरियंस एंड टॉकिंग टू पीपल एंड इंटरैक्टिव होना ज़्यादा बेहतर है? सेकेंड वन एक्चुअली। काफ़ी लोगों को देखा है 4 GPAs आ रही होती हैं, दे couldn't get jobs। कुछ लोग होते हैं एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं जिनकी नहीं आ रही होती बट दे आर एट द गुड पोजीशन। इट्स नॉट अबाउट ओनली 4 GPA और 95%, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब तक जाके इंटरव्यू में बोलोगे नहीं, जॉब नहीं मिलेगी। दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल। और देखो ये सबसे बड़ी बात होती है, जब हम इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस सबसे पहले वो चेक करते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या कहाँ किस वेव लेंथ पे हैं ये, इनको कॉन्फिडेंटली बात करनी भी आती है नहीं करती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लोगों के पास डिग्रीज होती हैं, MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है,
बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है, जब कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है एक इंडिविजुअल की, तो कहा जा रहा होता है कि जी आपने अपने कॉन्फिडेंस को पहले सामने रखना है। एग्जैक्टली। आपको कभी ऐसा सामना हुआ कि कहीं गई एंड यू नो ट्रेम्बलिंग और आपसे नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली इस चीज़ में थोड़ी सी मैं लकी हूँ कि कहीं जाने से पहले मैंने बिल्डअप कर लिया है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं था मैं कहीं जाना ही प्रेफर नहीं करती थी। उस टाइम पे आई वाज वेरी नर्वस। ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हमें और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आज हम एजुकेशन पे बात करें और स्पोर्ट्स पे बात करें हैं। दोनों ऐसी फील्ड हैं जिनका ताल्लुक साथ साथ भी चला जाया जाता है, क्योंकि जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं आप अपने स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और स्पोर्टी होना भी बहुत ज़रूरी है विद एजुकेशन ऑल्सो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में जैसे मैंने आपको हम बात ही करें एजुकेशन पे, हमें बहुत अच्छा सुकैना ने बताया कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हमने बिल्ड करना होता है। हम शैटर्ड भी अगर हो रहे हो अपने कॉन्फिडेंस से, तो उसको कैसे हमने दोबारा से रीगेन करना होता है। हमें और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, यंग किड्स हैं और पढ़ा भी रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, और उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे जो हैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद हुसैन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मोहम्मद अख्तर अराई है आपका नाम, सॉरी। जी जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। मैं तो आपको डराया तो नहीं आज? लास्ट टाइम तो आप बहुत हमारे साथ, हमारी वो हो गई थी बहुत, आपने एजुकेशन पे हमने बात की थी। जी बिल्कुल, आपने पेरेंट्स एसोसिएशंस के लोग बुलाए हुए थे तो काफ़ी, लेकिन वो बहुत अच्छा शो हुआ था सर। बिल्कुल हुआ था अच्छा। देखें, जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगी जी, क्यूरी नहीं आएगी, सवालात नहीं जन्म नहीं लेंगे, तो किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पे एक और यंग जो है प्रोफेसर कह सकते हैं, टीचर बैठे में हैं, सैयद फुरकान अजीम, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी में से हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतने से तो आप लगते हो क्या पढ़ाते होगे बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह, बस स्किल्स पे काम ज़्यादा कर रहा हूँ। हाँ। स्किल्स को मेनली डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया हुआ है। हाँ। और इसी को ही परसू करके टीच कर रहा हूँ। और जी हमारे साथ हैं यहाँ पे एक यंग स्नूकर प्लेयर जो कि मोहम्मद हुसैन अख्तर उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चल रही है आपकी स्नूकर? जी जी, स्नूकर चल रही है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है? पढ़ाई भी साथ साथ पढ़ाई। अच्छा, मुझे बताओ, पढ़ाई और स्पोर्ट्स को साथ लेके चल रहे हो, मुश्किल तो नहीं होती? मुश्किल इस सेंस में कि सुबह में पढ़ाई होती है, तो असल में यहाँ पर क्लब्स भी जो है वो शाम में खुलते हैं ज़्यादातर ना, तो सुबह में स्टडी करता हूँ, 2 बजे छुट्टी होती तो आकर फिर थोड़ा सा ट्यूशन टाइम, उसके बाद फिर जाता हूँ मैं खेलने, प्रैक्टिस करता हूँ। ये मुश्किल होता है लेकिन इसको कवर करना पड़ता है। लेकिन स्पोर्ट्स को साथ लेके चल? जी जी बिल्कुल ऐसी है। अब वो प्रैक्टिस टाइम भी देना होता है, 5 से 6 घंटे ज़रूर है, तो ये है कि करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मैंने आज ये थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक टाइम था जब हमारे में वो शऊर नहीं था, हमारी फैमिलीज़ में और लोगों में एक पढ़ाने का एक सिलसिला नहीं होता था कि बच्चे भी ज़्यादा पढ़ें। लड़के तो चाहे शायद थोड़ा पढ़ लेते थे, लड़कियां कम पढ़ती थी। अब जब शऊर आ गया है, लोगों में थोड़ी सी विजन आ गई है कि अच्छा ठीक है, बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए, लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली एक क्रच में हैं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो प्राइवेट स्कूल्स अगेन जो है, आप ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर तो अपनी जगह कोशिश कर ही रहा है। ज़ाहिर है कि देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर ने ही ये जो है बोझ अपने कांधों पे उठाया हुआ है। हालांकि आर्टिकल 25 से तो यही कहता है कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल 16 साल तक की उम्र के लिए तमाम बच्चों की तालीमी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की हैं, हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है। उसके अंदर ज़ाहिर एक पैकेज की शक्ल में होता है, उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, पूरा एक एक्टिविटी है। जब 16 साल का बच्चा ग्रूम अप होकर टीन एज में जब वो अपनी लाइफ में कदम रखता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली गवर्नमेंट की है। बट क्योंकि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, दुनिया भर में ये होता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। तो अख्तर साहब, कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट जो पूरी टीम है वो कभी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करे कि भाई आप लोग थोड़ा बोझ हमारा कम कर दें और हम पेरेंट्स का बोझ कम कर दें?
देखिए ये तो एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितना मर्जी डिस्कस करें तो बात ये है कि जब कवानीन यही कह रहे हैं ना कि बोझ तो बेसिकली गवर्नमेंट ने उठाना है तालीमी सिलसिले का, क्योंकि वालिदैन तो क्योंकि बेसिक एजुकेशन पाकिस्तान में फ्री है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फ्री नहीं है, वहाँ पर आपको फीसेस देनी पड़ती हैं, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। बुनियादी तालीम तो जो है वो हर पाकिस्तानी बच्चे का एक बुनियादी हक है, बिल्कुल बिल्कुल उसी के अंदर तो पूरा एक पैकेज है कि बच्चे को तैयार करके आप एक 10 एज में 16 ईयर प्लस जो है आप उसको खड़ा कर दीजिए ताकि वो अपनी प्रोफेशनल कैरियर को प्रोसीड कर सके। इवन प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है वो भी मौके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए ताकि बच्चों को प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग भी की जा सके, ताकि बच्चे जो अपनी चॉइस को जो है अपने आप को जान सकें और अपने लिए एक अच्छा कैरियर चूज़ कर सकें। फुरकान, आप पढ़ाते क्या हो वहाँ पे? सर सैयद यूनिवर्सिटी मेन डोमेन है वो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स है। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिग्री के साथ साथ स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब दौर स्किल्स का ही है। स्किल्स ही काम आते हैं बिल्कुल। जब आपने कहीं बाहर भी ट्रैवल करना हो या आपने सोचा हो कि हमने अब्रॉड रहना है तो वहाँ सबसे पहले आपकी पढ़ाई से ज़्यादा आपको स्किल देखा जाता है कि क्या। बिल्कुल, तो ये चीज़ मुझे सही टाइम पे समझ आ गई थी कि ये फील्ड एक ऐसी है इसमें अगर मैं और आपने खुद क्या एजुकेशन हासिल? मैंने खुद BBA किया। अच्छा। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बिज़नेस की तरफ आया तो मुझे एनालाइज हुआ कि ये चीज़ एक ऐसी है जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स हो गए इस फील्ड में। अच्छा। कोविड के बाद जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेजोरिटी लोगों को कोविड के बाद पता चला कि यार वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सही टाइम था, टॉक टू योर सेल्फ का सही टाइम था, कोविड था, सब घर पे थे, तो उस चीज़ को अच्छे वे में यूटिलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की 3 और यूनिवर्सिटीज है उसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उस्मान यूनिवर्सिटी, UIT। ठीक है। और आप डिजिटल मार्केटिंग में ही मेन डोमेन। आप मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने सुकैना से भी ये बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग जो तालीम है उसने थोड़ा सा बच्चों को हैंडीकैप भी कर दिया है कि वो घर बैठना चाहते हैं, वहीं बैठ के लैपटॉप रखा वहीं पढ़ लिया। सर आप पे भी आऊँगी, इस पर मैं बात करूँगी कि आपको नहीं लगता कि इसने थोड़ा सा बच्चों को या स्टूडेंट्स को थोड़ा हैंडीकैप कर दिया? ट्रू। एक जो मुझे लगती है लैकिंग आई है वो ये आई है, जिस तरह हम लोग कम्युनिकेट करते थे ना, नॉर्मली बात करते थे, वो चीज़ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। इंटरैक्शन नहीं है, वो खत्म हो गई है। और कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि हर चीज़ अब ChatGPT और मोबाइल पे आ चुकी है, तो हर किसी को अब लोग कंफर्ट जोन में ज़्यादा आ गए। बिल्कुल। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि अब हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमें जस्ट सर्च अवे करना है और सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। बट इससे एक तरह है कि फिजिकल एक्टिविटी वो कम हो गई है, वो बिल्कुल कम हो गई है। आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ, स्टडी फ्रॉम होम कर लेता हूँ और स्नूकर खेलता रहता हूँ? जी ऐसे करते हैं ना, जब टूर्नामेंट अगर कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है तो स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं। चलो फिर वो तो ठीक है ना, एक फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोविड को बहुत ज़्यादा बुरा भी समझा और कोविड में बहुत मुश्किलात भी देखी और इंतज़ार किया कि कोविड कब जान छोड़ेगा और हम कब घरों से निकलेंगे। लेकिन सर कोविड ने लोगों में एक चीज़ तो हुई कि बहुत से लोगों ने डिस्कवर किया कि वो क्या नहीं कर सकते, उनके टैलेंट्स बाहर आए। जी बिल्कुल, दुनिया भर में तो खैर पहले से ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी थी, इवन पेपरलेस एजुकेशन की तरफ जा चुके थे लोग, मगर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे वहाँ पर ये चीज़ें वाकई ही जो है कोविड ने ही इंट्रोड्यूस की हैं। और कोविड ने देखिए कोविड के साथ अभी, क्योंकि एक तो मैं बल्कि ये सवाल यंग मैन से करना चाह रहा था जो आप करती कि जो डिजिटल लर्निंग, जो फिज़िकल ये स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो क्या ये बैठ के जो इसके ऊपर ये गेम तो नहीं खेलते जिसमें आपने मेडल हासिल किए हैं? हाँ, तो ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। नहीं, ये जो PUBG वगैरह ये गेम्स है ना, ये मैं पहले खेलता था, लेकिन जब से स्नूकर खेलनी शुरू की तो ये मैंने छोड़ दी। ये छोड़ दी फिर? इससे PUBG ने तो बहुत चीजें खराब की हैं। आईसाइट भी वीक होती है, ऊपर से वैसे भी नुकसान है इसके खेलने। अभी तक कौन सा, अभी लेटेस्ट आपने कौन सा मेडल जीता? अभी लेटेस्ट एशियन चैंपियनशिप का ये गोल्ड मेडल। एशियन चैंपियनशिप, वेरी नाइस। और ये कहाँ हुआ था? यहीं पाकिस्तान? ये सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। रियाद गए थे आप? जी रियाद, और फर्स्ट टाइम गया था और फर्स्ट टाइम ही जीत कर आ गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। यही सोच के गया था कि एंजॉय करना है वहाँ पे। सो कहना पॉडकास्ट में कभी इस चीज़ को आपने फोकस किया कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज़्यादा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन आई विल डेफिनेटली डू दैट। क्या आपको एतराज़ है इस बात से, या आप समझती हो कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हमें हेल्प आउट नहीं करे, तो प्राइवेट स्कूल ने उसका फ़ायदा उठा लिया और बहुत महंगे हो गए?
यू कैन से दैट। देखें वही वाली बात हो गई, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही और आपने अगर एक फेडरेशन चलाई है तो कोई थॉट प्रोसेस करके ही चलाई होगी ना कि पढ़ाना है। हाँ। तो आई थिंक फिर कहीं ना कहीं आपको कन्वीनियंसी भी देखनी चाहिए। फीसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कुछ स्टूडेंट्स की तो कि मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो आप जब स्कूलिंग कर रहे थे आपको लगता था कि आपके पेरेंट्स पे बर्डन है? बिल्कुल होता है, बर्डन पेरेंट्स रियलाइज नहीं करने दे रहे होते, लेकिन ऑब्वियसली वो सफ़र कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। देखिए प्राइवेट सेक्टर दुनिया भर में एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर कोई भी स्कूल एजुकेशन दे रहा होता है तो बहुत सी चीज़ें जो है एक्सपेंसेस जो है उनको करने होते हैं। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि फिर टीचर्स को भी उतना ही पैसे मिले ना। बिल्कुल मिलते हैं। देखिए आप सबसे पहले पता है कि आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। जब गुफ्तगू करें स्कूल वर्ड यूज़ करने से 1000 रुपीज़ में भी स्कूल एक एजुकेशन दे रहा है और 1 लाख रुपए पर मंथ में भी एक स्कूल एजुकेशन दे रहा है। हमें तमाम को जो है ना कैटेगराइज करके बात करनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात फिर स्कूल्स के अंदर फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके ज़रिए मैं चाहूँगा, फिर स्कूल्स के अंदर कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल्स होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स की कैटेगरी में तस्वुर किए जाते हैं, जो ट्रस्ट मैनेज कर रहा होता है या कोई एजुकेशन सोसाइटी मैनेज कर रही होती है, वो प्रॉफिट अर्न्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसको कम्युनिटी भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अंदर प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकती है, प्राइवेट स्कूल पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे भी खोला जा सकता है, पार्टनरशिप इवन बल्कि प्रोप्राइटरशिप के तौर पे भी स्कूल खोला जा सकता है। जब लॉ हमें इजाज़त दे रहा है तो फिर प्राइवेट सेक्टर के ऐसे स्कूल भी खुल जाते हैं। तो ये चाहिए कि ये पब्लिक को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि एक मैं एजुकेशन सोसाइटी या ट्रस्ट के स्कूल में जाऊं मगर हो वो प्राइवेट, मगर मैं वहाँ जाऊँ जो नॉट फॉर प्रॉफिट बना हुआ हो, तो फिर वो वहाँ जाके एडमिशन लिया करें, वो किसी प्राइवेट दूसरे स्कूल में ना लिया करें जहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग की जाती है। जी सर, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, थोड़ा सा तो स्कूल्स प्राइवेट्स को भी समझाएं कि एकदम इतनी फीसेस कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ जून जुलाई की भी फीस लेते हैं, बच्चा स्कूल तो नहीं जा रहा। तो आजकल आप देखें बहुत ज़्यादा जून जुलाई फीस वाला जो है टॉपिक उठा हुआ है। जी बिल्कुल उठा हुआ। देखिए बात यह है कि एक स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए बेसिक कॉस्ट जो है किसी भी चीज़ की, अगर गवर्नमेंट से हम बेहतर स्कूल बनाना चाहते हैं, हम बना नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं, अगर वो चाहें तो बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं और 1 रुपया फ़ीस लें और वो 1 लाख रुपए एजुकेशन देने वाला जो स्कूल है उसके मुकाबले में उससे अच्छा स्कूल बना सकती है गवर्नमेंट। उनके पास वसाइल और रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। बैलेंस करते हैं कि नहीं जी, करते? मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने दीजिए कि अब आइए प्राइवेट का एक पैरामीटर है कि प्राइवेट स्कूल्स कहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जी 9250 रुपये हम एक स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी पब्लिक स्कूल कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पे हम खर्च करते हैं सैलरीज की मद में। कुछ अर्सा पहले 6-8 महीने पहले सिंध के सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हम 24-25 हज़ार रुपये पर मंथ हम खर्च करते हैं। मीडिया के सामने बात की थी कि एक बच्चे के ऊपर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो एक ही पैरामीटर मिल गया, हमें पैमाना मिल गया कि हमें इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि जो भी 10,000 रुपये भी फीस ले रहा है, इसका मतलब वो तो गवर्नमेंट से कम खर्च में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो बेहतर एजुकेशन दे रहा है। तो आपके पास पैरामीटर आ गया ना। अब ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि उधर गवर्नमेंट स्कूल में पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, वॉशरूम में जो है पानी मौजूद नहीं है, बिल्डिंग्स प्रॉपर नहीं है, पंखे प्रॉपर नहीं है, फ़ैन नहीं है, और फिर भी जो है वो 24-25 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं या 10,000 समझ लें खर्च कर रही है गवर्नमेंट। तो अब 10,000 से ऊपर जो खर्चा है उससे फिर क्वालिटी और इम्प्रूव होगी। तो जब आप क्रिटिसाइज करते हैं उन स्कूलों को भी जो बेचारे 2-3 हज़ार रुपये में दे रहे हैं, आप रगड़े में लगा देते हैं कि जी वो प्राइवेट स्कूल्स पैसे ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स ये करें, तो ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि चलें, आप कह रहे हैं स्कूल 10,000 फीस ले रहा है, पता नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी आपका क्लिप हमारा काफ़ी लोगों ने देखा और वहाँ पे कमेंट्स किए कि ऐसा कोई स्कूल सर नहीं है 3,000 फीस वाला, लेकिन चलें आप कह रहे हैं तो होगा। मुझे एक बात बताइए, जो मॉन्टेसरीज रजिस्टर होती हैं, मॉन्टेसरीज खुलती हैं, 2.5 लाख रुपए एडमिशन फ़ीस है, 3-3 लाख रुपए एडमिशन फ़ीस है। अभी मेरी एक दोस्त हैं, वो चली गई मुल्क से बाहर, उन्होंने अपने बच्चे की जो है फ़ीस पे की और थोड़े ही दिनों बाद वो लोग वापस आ गए, उनको दोबारा फ़ीस देनी पड़ी उसके एडमिशन की। थोड़ा सा तो सर इसमें होना चाहिए। अब आप पता है क्या, वो आप बात कर रही हैं जो 1% क्या बल्कि
5% स्कूल से, सुनिए तो ना, आप बड़े लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, अरे आप 1 लाख रुपए आप इतने पैसे पे करते हैं मॉन्टेसरी में। सर मेरी बच्ची तो मिशनरी स्कूल जाती है, पूरे साल की फीस जो है 1 लाख नहीं होती। सर मेरी बच्ची तो मिशनरी स्कूल जाती है, मैं कहाँ से बड़ी हो गई। मिशनरी स्कूल्स की बात आप अभी एग्जांपल दे रही थी उनकी, मैंने आपसे कहा इन 2.5 लाख 3 लाख वाले जो बच्चे जो अभी कदम भी नहीं रखा उन्होंने दुनिया में पढ़ाई की, उनके 2.5-3 लाख रुपए 2-3 हजार आप मॉन्टेसरीज का चेक क्यों नहीं कर रहे? मॉन्टेसरीज का मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिए मॉन्टेसरीज के अंदर आप जिसकी प्राइवेट है वो, वहाँ पर एक एक बच्चे के लिए स्पेशली जो है अटेंडेंट रखे होते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं, एयर कंडीशनिंग होती है। नहीं सर ये बच्ची बैठी है, जब 2.5 लाख रुपए की बात कर रही है मैडम, आप ये भी तो गौर फरमाइए। अरे तो मैं आपको वो स्कूल्स निकाल के दे सकती हूँ, आप रखिए उन पे चेक, आप उन पे चेक लगाएं। देखिए फिंगर टिप से काउंट करने वाले ऐसे स्कूल हैं जो वीआईपीज़ के लिए है। मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, प्लीज से एनीवेज देखिए वही वाली बात हो गई है कि फोकस एजुकेशन पे नहीं है, फोकस बिजनेस पे आ गया है अल्टीमेटली सारा, कि किस तरीके से मनी जनरेट करना है, किस तरीके से पैसे लेने हैं, तो क्वालिटी पे बात नहीं होती है कहीं भी। तो व्हाट अबाउट द क्वालिटी होनी चाहिए क्वालिटी। देखिए हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो काफ़ी समझे कि बहुत प्रीवियस चल रहा है, एग्जैक्टली वो अपडेटेड भी नहीं हो रहा। जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था वो मैंने पढ़ा, न्यू जनरेशन भी वही पढ़ेगी। तो फीस का जो ये अलमी है ना, ये हर साल वैसे बढ़ता भी है। अगर आपकी जैसे जो प्राइमरी वाला सेकेंडरी में जा रहा है तो बढ़ेगा, दे कैन से डैट कि आप एडमिशन टेस्ट के भी पैसे होते हैं। अगर बच्चा फेल हो गया तो वो टेस्ट के पैसे भी रिटर्न नहीं होते, वो भी नहीं रिटर्न होते, ठीक है, टेस्ट के अलग पैसे होते हैं, एडमिशन अलग, फिर ये प्रोसीजर सारा बढ़ता है। तो उस मीन दैट अगर आपने एक बच्चे पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी और वो प्रोडक्ट आपकी फिर उसके बाद पता ही नहीं आपको कि होगा क्या, तो उससे अल्टीमेटली ये होता है कि लोग फिर मायूस हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार मेरा अफोर्ड से बाहर है, मैं कैसे स्कूल में मैंने यही तो कहा कि अब हम फाइनेंशियली बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, हम उनको नहीं भेज पाते अच्छी यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में, क्योंकि हमारे पास अब शऊर आया कि अच्छा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन तालीम देनी चाहिए। तो जी हाँ पैसे नहीं, अगर लड़की कहती है जी मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या बच्चा कहता है मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वो नहीं पढ़ पाता। इसी तरह हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में कितनी हेल्प है आपको? अब ये तो खैर इनका सेक्टर नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में कितनी अब हेल्प करें? आप स्नूकर्स खेल के आ रहे हो, टूर्नामेंट्स जीत रहे हो, क्या गवर्नमेंट हेल्प करती है स्पोर्ट्स में? देखें अभी तक तो जो किया है, जैसे मैं एशियन भी खेलने गया, ये था कि गवर्नमेंट लेके गई थी, लेकिन उस हिसाब से ना पाकिस्तान में यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है प्लेयरों की, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की जो एसोसिएशन है जो आप लोग स्नूकर खेल रहे हो, अब आप तो सिर्फ स्नूकर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं तो ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया कि हम गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करें। आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारी कोई बड़े आपसे जो स्नूकर खेल रहे हैं वो कभी बात करें? हम जैसे मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड चैंपियन है, वो अभी भी जीत कर आए थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि कोई जैसे वो जीत कर आए, ठीक है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा क्योंकि अभी अभी आपने ये टूर्नामेंट जीता है और आपने विन भी किया है, तो मुझे ये बताओ कि ये टूर्नामेंट रियाद में हुआ, अब नेक्स्ट टूर्नामेंट्स कौन से होने वाले? जी अभी नेक्स्ट दोबारा से नेशनल चैंपियनशिप होगी, जूनियर जो मैं जीता था 17 और अंडर 21, और उसके बाद फिर से एशियन दोबारा आएगी, ये फेब में होगी कतर में। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसकी टेक्निक्स क्या है? अगर कोई नए बच्चे सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं स्नूकर में, तो क्या इसकी प्रैक्टिस है, क्या करना पड़ता है? वो प्रैक्टिस तो स्नूकर के अंदर ही, वो बॉल्स की सिचुएशंस चेंज करके कहाँ आ सकते हैं, कहाँ सीख सकते हैं? वो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एकेडमी खोले जहाँ अभी बच्चे आप कहाँ कर रहे थे? अभी तो खैर एक क्लब है, वो वहीं किसी एरिया में है। बेटा तो हंस के बोलो, इतनी बुरी शक्ल बना के क्यों कह रहे हो? लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि एकेडमी बनाए जहाँ प्लेयर्स जमा हो, वहाँ सीखें, कुछ करें। अब वो और भी बच्चे, लेकिन एक तो छोड़ने पे आ गया कि कोई जगह ही नहीं खेलने की, कहाँ खेले। अब वो चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई बनाए जिधर सारे जमा हो, सीखें, कोचेज रखें। अब पूरे मुल्क में हैरत की बात कि एक ओरिजिनल टेबल नहीं है, ओरिजिनल टेबल नहीं है पूरे मुल्क में कि जहाँ बच्चा, और बच्चे आप अब लोगों के वो मुल्क का बाहर नाम जाना है खेलना भी ओरिजिनल टेबल्स पे,
अब वो टच ही नहीं तो मिलता। कैसे करते हो आप लोग? बस वो अब जो है हमारे पास हम उसी पे और फिर विन भी करते हैं सर, कितनी बड़ी बात है। उसी पे आपको हार्ड वर्क करना है, एफर्ट्स करनी है, अपनी पूरी कोशिश। देखिए गवर्नमेंट की तमाम सूबों के अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उस पर काम तो चल रहा है, मगर उस मयार का काम नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए आजकल बच्चों की डाइवर्जन टुवर्ड डिजिटल गेमिंग्स है, इस वजह से बच्चे जो है ना ज़्यादा आ नहीं रहे। आप देखिए दिन ब दिन सर वो कह रहे हैं, देखिए आप माशाल्लाह अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और कर भी रही है। जो देखिए गवर्नमेंट कर रही है, मैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नहीं हूँ, मुझे बट हम लोग मैं देखता हूँ कि बीइंग एजुकेशनिस्ट हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं देती, फैसिलिटीज़ दे रही है, मगर वही बात है कि बच्चे जो है वो जा नहीं रहे हैं। मैं ग्राउंड्स खाली पड़े होते हैं, ठीक है, मगर कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप इतने सारे बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, आप कोई जगह दें, मैं बच्चों को ले। वो तो कह रहे ना, मैं तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सर, आप लेकिन ये बात तो आगे कर सकते हैं कि बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे जिधर वो सारे जमा हो सके। तो मुझे तो लगता है कि लोगों ने देखें डिजिटल को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है डिजिटल ने उनको, कि आप लोग डिजिटल पर डालें, अपने कोई स्टोरीज डालें, अपनी वीडियोस डालें कि भाई हमें ये ज़रूरत है, जब वो सही कह रहे हैं कैंपेन स्टार्ट कीजिए, सोशल मीडिया कितना आपके हाथ में आप कर सकते हैं। इंटरव्यू मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड चैंपियन अभी वो बन गया है तीसरी दफ़ा, उन्होंने भी यही बोला कि एक कॉल नहीं आई उनको कि बंदा शाबाशी कह देता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई इनामी रकम नहीं, वो अब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड चैंपियन बन गया है बाहर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मुझे पता है, होनी चाहिए ना, वो आए थे मेरे, कोई सपोर्ट करे ताकि वो और अपने लगन से इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पे भी बात करें और हमें ये बच्चा ही स्पोर्ट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने टूर्नामेंट्स बहुत सारे जीते हैं, और जैसे ये मेंशन करें कि बहुत बच्चे हैं खेलने वाले, एंड इट्स जस्ट नॉट स्नूकर, ये हर स्पोर्ट्स में हेल्प आउट होनी चाहिए। क्या आपने कभी इस पे पॉडकास्ट करने का सोचा है? एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट है, फॉर एग्जांपल अरशद नदीम जीता था, एट द सेम टाइम नीरज चोपड़ा भी था, लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो इंडिया के प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रही जा रही थी वो हमारे प्लेयर्स को नहीं मिल रही थी। अप्रिशिएट करने सब आते हैं कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, ओके हमारी वजह से जीते, नहीं, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। और इंशाल्लाह हम मोहम्मद आसिफ को जो हैं वो ज़रूर बुलाएंगे अपने शो पे और उनसे बात करेंगे, और अगर वो चैम्पियन है और वो आप लोगों से बड़े भी हैं और वो कर भी सकते हैं, पहले भी मेरी मुलाकात हुई है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आप बताओ कि क्या जहाँ आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हो वहाँ पे बच्चे, जैसे उन्होंने कहा डिजिटल की तरफ ज़्यादा हैं, गेम्स की तरफ, क्या स्पोर्ट्स फिजिकली खेलना पसंद नहीं करते? नहीं, अभी स्पोर्ट्स गाला हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा। और हर साल स्पोर्ट्स गाला हर यूनिवर्सिटी में होता है, यूनेमेट हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला होता है, और स्टूडेंट्स और लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है कि लोगों का इतना टैलेंट है, हाँ। जो हिडन टैलेंट है वो साल में एक दफ़ा नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला सिर्फ इतना सा है, जो ग्राउंड्स पहले होते थे अब वो ग्राउंड्स का मेयार नहीं है जी, जिस तरह का पहले मेयार था, जिस तरह का पहले स्टैंडर्ड था। वो कहते हैं जब हमें एक अपनी मदद आप ही करनी है तो हम सारा काम खुद ही कर लें, जब किसी ने कोई सपोर्ट ही नहीं करनी। अरशद नदीम जो जीते थे सिर्फ एक ही चीज़ थी पीछे, अपनी मदद आप, कोई सपोर्ट नहीं थी, वो 5 साल कंसिस्टेंसी से लगे रहे। उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि मेरे पास बेसिक एक इक्विपमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम लोग ट्रेन हो सके कहीं जाके। सर वो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत अरसा पहले नसीम एक होती थी जो वो जीत के आई थी, मैराथन थी या पता नहीं क्या था वो, मुझे उनका स्पोर्ट्स याद नहीं, वो इतना गोल्ड मेडल्स लेके आई और उनको घर अनाउंस किया, वो नहीं दिया आज तक। जी अब बताएं, रनर थी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनको प्रोसीड करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम भी परसू करेंगे। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है उसको फॉलो अप करना चाहिए, और ज़ाहिर है मोटिवेशन तभी होती है, स्पोर्ट्समैनशिप तभी जो है उजागर होगी कि भाई ठीक है मुझे कुछ उसका सिला मिला, बेनिफिट मिला, तो हमें उनको शफकत का हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि आप लोगों के यहाँ हर साल ये गाला होता है, ठीक है। अच्छा, स्टडीज़ पे दोबारा ज़रा आ जाते हैं, हम एजुकेशन पे भी बात करें, और एजुकेशन जो है एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है हमारी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में। सर जो अभी आपने कहा चलें प्राइवेट स्कूल जो है वो कर रहे हैं काम, बहुत काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स पे बर्डन बहुत है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने खुद ही बढ़ा दिया है बर्डन, या ये रिक्वायरमेंट है? देखिए, जहाँ जब भी गैप आता है ना, कहीं भी कोई गैप आता है तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो पब्लिक फिर खुद पहुंचती है। बेसिकली ये याद रखिएगा कि प्राइवेट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी मदद आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि कोई भी पेरेंट जो है उसके पास स्कूल्स जाकर चल के नहीं जाते कि जी आइए आप हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए,
ज़बरदस्ती नहीं होता। पेरेंट्स परेशान हैं कि ऐसे स्कूल्स हमें चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, कंप्लीट पैकेज हमें दें, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो फिर ये सप्लाई एंड डिमांड के जो गैप को पूरा करने के लिए और अपनी मतलब आपके तहत नज़रिए के तहत पे स्कूल बनते हैं, लेकिन और वहाँ पर फिर जब स्कूल वो काम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि कन्फ्यूजन को फैलाया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है, और कंफ्यूज करके होकर फिर इंसान गलत फैसले करता है। फिर जो है उस पर टीचर की इज्जत ख़त्म हो गई है, स्टूडेंट की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत सी चीज़ें, रिलेशनशिप जो है ख़राब हो गई है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो कभी फ़ीस के नाम पे बात हो जाएगी, जैसे आजकल जून और जुलाई की फ़ीस का इशू चल रहा है। सर, लेकिन ये अब तो एक बहुत नोटिफिकेशन देखिए जून जुलाई की फ़ीस जो है दे हैव टू पे फॉर व्हाट। आप एक स्कूल की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या करें, जून जुलाई में शादी हाल बना दें, जून जुलाई में हम किसी वहाँ पर वेयर हाउस बना दें। नहीं, बिल्कुल एक आपका ये स्टूडियो है, अगर ये है, ये कंटिन्यूटी में होता है। देखिए डेली वेजेस का स्कूल नहीं होता कि जी ये इतने दिन जाएगा, 26 दिन स्कूल होगा, 20 दिन होगा, गवर्नमेंट ने 10 दिन छुट्टी कर दी तो फिर 10 दिन की भी फीस ना दी जाए। नहीं तो फिर अगर 15 दिन की छुट्टी सर्दियों की कर दी तो वो भी ना दी जाए। जून जुलाई में बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए देखिए आप देखें सब कुछ मेंटेन होता है, सैलरीज भी देनी है, यूटिलिटीज कम यूज होती हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा है, आप सोचें जून जुलाई में कितनी फीस आ रही है। आप एग्जांपल करें, मैं आपको लेके जाऊं, आप कैमरे के साथ चलें, आप माइक के साथ चलें, बिजली तो इस्तेमाल आपको नहीं हो अकाउंट्स रही। दिखाते हैं, हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं। अगर हमें बिजनेस ही करना होता तो हमारे लिए और बहुत बिजनेस के मौके मौजूद हैं। देखें जून जुलाई का अगर हम मसला बताएं तो बात ये कि जून जुलाई में तो सारी फैकल्टी चली जाती है, सारे चली जाती है। क्या उनको पे नहीं करना होता? तो पे करना है किस वजह से, वो तो आ नहीं रहे। कमाल को विजिटिंग फैकल्टी थोड़ी है। अच्छा तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए और इसी पर तो आधी कर दें। कैसे करेंगे? देखें ह्यूमन राइट, देखें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी, प्राइवेट कॉलेजेस बनाए, प्राइवेट स्कूल्स, सर फिर एजुकेशन का मयार कैसे बेहतर होगा? मुझे बताएं सर, आम बंदा कैसे एजुकेशन हासिल करेगा? जो एक भरमाल की इतनी भारी भरकम फीस दे रहा है और फिर उसको जून जुलाई का भी, फिर उसके साथ सिलेबस भी इतना महंगा। जब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, जब गवर्नमेंट 24-25 हज़ार खर्च कर रही है, 10-15 हज़ार खर्च कर रही है, 10 हज़ार से ऊपर वाले स्कूलों को क्रिटिसाइज करें ना, आप नीचे वालों को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? मुझे तो नीचे वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा है। 95% स्कूल ऐसे हैं जो 5 हज़ार से कम फीस ले रहे हैं। मैं डेटा दूं आपको सर, ये कुछ कहना और बच्ची सर डेटा पे बाद में बात कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हैं 10,000 से कम कितने स्कूल्स हैं, गिने चुने स्कूल्स हैं, एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एज वेल। घर में अगर कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाएगा, दिस इज नॉट व्हाट आई कॉल स्कूल। तो ये एक मेजर चीज है कि हर कोई स्कूल खोल के बैठ जाए। तो जो ये पहले बंद कराएं, जो गलियों में स्कूल खोले। मैं दावत देता हूँ आपको, मैं ऐसे स्कूल्स दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ 95% स्कूल्स जब 10 हज़ार से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं, वो स्कूल्स कम हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें ये फैसिलिटीज़ हो। बात समझें, स्टेप बाय स्टेप चलें। जब गवर्नमेंट ने एक मयार कायम कर दिया कि जी हम 10-15 हज़ार में तो पानी, वॉशरूम में पानी भी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट की तो बात करी नहीं, आप समझ नहीं रही हैं बेटा। एक पैरामीटर बनाना होगा, मैं कुछ कहना चाहती हूं। पैरामीटर बनाना होगा। मैं एक चीज एक पैमाने के बाद की बात करें कि अब हम 15 हज़ार दे रहे हैं, हमें सब फैसिलिटीज चाहिए, मिनरल वाटर भी चाहिए, हमें अच्छी टीचर्स भी चाहिए, हमें साइंस लैब भी बड़ी जबरदस्त चाहिए। हमें बेटे बोलिए। मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे तो ये पता है कि जून जुलाई में वैन वाले भी फीस लेते हैं। हाँ, अब बताएं। अब आप तो मेन उनका क्या कंसर्न है? वैन देखें, वैन वाले हम हक में नहीं है। वैन देखें, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। फतवे मिल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े इदारों ने फतवे दिए हैं कि अगर आप एक इंगेज कर लेते हैं वैन को साल भर के लिए, तो उसके फतवे वो लेके घूम रहे हैं। मैं फतवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल की बिल्डिंग एक यानी कमिटेड है कि आपको बच्चे यहाँ आके पढ़ा करेंगे पूरा सेशन मींस के पूरे 12 महीने का कमिटमेंट है। एज पर द लॉ दे हैव टू पे द फी। ठीक है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि वो 10 महीनों में डिवाइड कर देते हैं। आप आइए जी कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज पैसे ले लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सेमेस्टर वाइज ले लेते हैं। क्या उसमें सेमेस्टर ब्रेक्स नहीं होती? क्या उसके अंदर जून जुलाई नहीं होता? क्या विंटर वेकेशंस नहीं होती? देखिए, ये बिलावजह का सवाल पैदा करके आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्वालिटी एजुकेशन से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पेरेंट्स और उन अपनी मदद आपके नज़रिए पे बनाने वाले जो स्कूल जो आपका गैप पूरा कर रहे हैं, उनको आप जो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बिला वजह का। उसमें क्या बात बताऊं, अभी कुछ स्कूल्स में ऐसा भी हो रहा है कि एक तो भारी भरकम वो ले रहे हैं, हेफ्टी अमाउंट ले रहे हैं फीसेस का,
फिर जब डोमेस्टिक स्टाफ को उन्होंने प्लीज करना होता है या उनको कुछ देना होता है तो भी बच्चों के पास ही आता है सर्कुलर कि जी घर से पैसे ले आए, हमने डोमेस्टिक स्टाफ के ये करना है वो करना है। एक और चीज़ आपने कहा बिल्डिंग्स को मेंटेन करना होता है। सर मुझे प्लीज़ वो स्कूल्स दिखाएं जो गली में खुले में क्या बिल्डिंग मेंटेन हो रही है। मेंटेन से मुराद रेंट भी है। मैं एक बात, आप एक रेंटल बिल्डिंग नहीं सर मेरी बात 83% बिल्डिंग्स रेंट पर हैं पूरे पाकिस्तान में स्कूल। सर तो मुझे बताएं कि जहां दीवारें टूटी हुई हैं, जहां बच्चों की बेंचेस टूटी हुई हैं, वहां कौन सी जून जुलाई की फीस से मेंटेनेंस हो रही है? डिफरेंशिएट तो करें सर, मेंटेनेंस क्या हो रही है? में और छोटे स्कूलों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये तो कह नहीं रही, मैं छोटे स्कूल की बात कर रही हूं। नहीं है। आपने कहा छोटा मास स्कूल लेवल पर 5,000 वाला स्कूल, आपने कहा एक फीस है जो 5,000 की, ठीक है। अब आपने कहा वो जून जुलाई की फीस ले रहा है क्योंकि उसको डेली वेजेस नहीं है, उसको स्टाफ को देना है, उसको मेंटेन करनी है बिल्डिंग। मुझे बताएं उस बिल्डिंग में जो है टूटे हुए बाथरूम, दीवारें टूटी हुई हैं, क्या मेंटेनेंस हो रही है? कौन सा स्कूल है जो 5-10 हजार फीस ले रहा है, उसके बाथरूम टूटे हुए हैं, उसकी छतें टूटी? सर आपने लास्ट टाइम कहा था मेरे पास आए पीसीएचएस को आपने बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करें। सर आपने पीसीएचएस को प्रमोट किया था कि नहीं? पीसीएचएस के एरिया को आपने, पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स को की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स जो मौजूद हैं, पहले तो आप सिलेबस को कम कराएं ना सर, पर सिलेबस की फीस अब आप सिलेबस पे जंप कर लिया। आप एक बात कंप्लीट कर लेना, प्राइवेट स्कूल है पूरे पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट स्कूल्स हर साल रंग रोगन कराते हैं, मेंटेनेंस है, किराए पर 83% बिल्डिंग किराए पे होती हैं, रेंट मालिक मकान को देना होता है। उसको हम ये नहीं कह सकते जैसे अभी पंजाब के अंदर 2.5 महीने की छुट्टियां हो गई और 2.5 महीने की छुट्टियां हो गई, इसका मतलब 2.5 महीने की फीस ही दे। गवर्नमेंट कहेंगे जी फोग आ गया और छोटी सी ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, मालिक मकान को किराया दें। छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में हमें एक और गेस्ट ने अभी ज्वाइन किया है, मुसरत न्याजी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं एंड सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन पे बात हो रही है। सोशल वर्किंग में एजुकेशन सबसे पहला होता है कि आपने फैसिलिटेट करना है लोगों को। एज ए सोशल वर्कर आपने एजुकेशन के लिए क्या क्या काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। थैंक यू सो मच। देखिए, बात दरअसल ये कि मैं इन चीज़ों से पहले एक बात कहूँगी कि जब भी आपने किसी कौम को तरक्की देनी है, जिस कौम को आपने आगे लाना है, तो उसको एजुकेशन दे। और जिस कौम को तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाना है, जिस कौम को तबाह बर्बाद करना है, उससे जो है ना कीमती हथियार है हमारा एजुकेशन, आप वो छीन लें। बिल्कुल। तो देखिए, मैं समझती हूँ कि हर शख्स को इब्तिदा करनी चाहिए एजुकेशन को फैलाने के लिए। वो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम कहते हैं कि जी महंगाई है या गुर्बत है, हम एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते या हमारे बच्चे। देखिए, मैं अगर कहूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आप चले जाएं तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। कि देखिए, एजुकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उनको कोर्स दिया जा रहा है, इवन के यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। और क्लास 1 से लेकर एजुकेशन का मयार बढ़ जी देखिए, क्लास देखिए मैं आप मेरी बात, क्लास 1 से लेकर इंटर तक जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। इवन के बैठे हुए अख्तर साहब भी वो भी बताएंगे, मैट्रिक और इंटर की जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उनकी किसी किस्म की फ़ी नहीं है। हाँ, अच्छा। प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट से ज़रूर ली जाती है, बोर्ड फी जो होती है, उनकी एग्जामिनेशन फी जो होती है, लेकिन गवर्नमेंट के सेक्टर में नहीं ली जाती। और फिर हम कहें कि हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा रहे, वो ज़्यादती। और हाँ, ये देखें कि अगर आमना मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी जैसे मेरे बाकी गेस्ट बैठे हुए हैं, हम ये शुरुआत कर लें कि हमारे घर में कोई भी अगर काम करने वाली खातून है और वो कहती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, हम एक बच्चे को भी ले लें, एक बच्चे को भी हम ले लें और हम ये ज़िम्मा उठा लें कि यार हमारे बच्चे तो ए लेवल, ओ लेवल और अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, हम एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लें, तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन फैल सकती है, उसको रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल की जो बात करी है मैम, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे घर एक डोमेस्टिक स्टाफ थे और उनके बच्चों को एडमिशन से मना कर दिया। जब मैं गई, उस ज़माने में मैं किसी और चैनल पे काम करती थी, जब उन्होंने देखा कि जी ये आई हैं, उन्होंने फटाफट वो एडमिशन उन्होंने दे दिया। दूसरी बात, उस स्कूल का मयार ही इतना बुरा था कि इतने बुरे तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा था
गोस्ट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन वो गोस्ट हैं, उनका नहीं कोई आता, ना टीचर आता है। आप इंटीरियर सिंध में देखें, हमारे घर एक और लड़का काम करने आया जिसने कहा मैं इंटर पास हूँ और उसको लिखना भी नहीं आता था। अब ना मैं आपकी बात को एडमिट करती हूँ कि गोस्ट स्कूल बिल्कुल थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया। और सबसे बड़ी बात, मैं एक एग्जांपल दूँ, आप गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, मैं आपको एग्जांपल दूँ। एजुकेशन मिनिस्टर थे सरदार शाह साहब, और अभी भी हैं सरदार शाह साहब, और सरदार शाह साहब ने एक अच्छी और उम्दा मिसाल कायम की। आप मुझे बता दें अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। उन्होंने अपनी अकलौती बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, और मैं खुद कहती हूँ कि जितने भी जो हाई फाई प्रोफाइल रखते हैं, ये मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, इनको पाबंद करना चाहिए कि इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ें। मैार जरूर बेहतर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी अकलौती बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया, और उस पर भी लोगों ने तनकीद की कि नहीं जी गवर्नमेंट सेक्टर में है जी, वो प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं, कुछ और पढ़ा रहे होंगे, ये शब्देबाजी है। आप अप्रिशिएट करें, ऐसा नहीं। और मैं समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, लेकिन उनके साथ ज्यादती क्या है? देखिए, मैं कहूँ जहाँ मैं गवर्नमेंट की तारीफ कर रही हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ ज्यादती आमना ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आपको क्या नहीं दे रहा, लेकिन प्राइवेट के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी है। आप इलेक्ट्रिसिटी उनको जो है ना किस पे दे रहे हैं? कमर्शियल पे दे रहे हैं। आप उसको खुद गवर्नमेंट ही जो है ना कमर्शियलाइज करेगी, कमर्शियल पे लेके जाएगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? टैक्सेस आप उनको दे रहे हैं। भाई आप टैक्सेस उनको छोड़ें, उन्हें कहें कि आप टैक्सेस छोड़ते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है हम उसको कमर्शियल नहीं लेते, भाई हाफ नहीं करें, कमर्शियल ना लें, जो रेजिडेंशियल मीटर उसके हिसाब से लें, लेकिन आप जो है ना बच्चों को फैसिलिटेट करें। उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर वाले 20% जो है ना 20% बच्चों को स्कॉलरशिप देके कोई फी नहीं लेते किसी किस्म की, और ऑर्फन बच्चों को वैसे ही जो है ना मैट्रिक तक पढ़ा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर तो आमना बेतहाशा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को अमाउंट भी ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। अमाउंट ले रहा है, तो मैंने कहा ना कि जब गवर्नमेंट से भी हम वो रहे हैं और हम प्राइवेट से भी, तो बच्चे फिर पढ़ेगा। देखिए आमना, जब गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देगी प्राइवेट सेक्टर को तो वो पाबंद होंगे, और उन्हें पाबंद किया जाना चाहिए कि हम आपको पाबंद करेंगे कि आपने ये फैसिलिटेट करना है स्टूडेंट को। बेटे आप कुछ कहना चाह रही थी, इसलिए मैंने आप नहीं इट्स ओके काफी कुछ कहना है, बट आप बोले। देखिए ये जेन ज़ी और बोले, देखिए मेरी बात सुने बच्चे, आप जनरेशन है, आप यूथ हैं, बिल्कुल जो कुछ आप कहेंगी तो वो अख्तर भी सुनेगा, मैं भी सुनूंगी, और लोग भी सुन रहे होंगे। जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाए, कोई प्राइवेट सेक्टर जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा कि सेकंड चीज, अभी हमारी जून जुलाई की बात हो रही थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि जून जुलाई में ऐसा हो हमारे मुल्क में कि जून जुलाई में फीस 50% हो जाए जी, और पेरेंट्स को कहा जाए कि आपका बच्चा जून जुलाई में घर पे नहीं बैठेगा, यूनिवर्सिटी आए, हम 2 महीने उसको स्किल सिखाएंगे। हाँ, अब वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, अब वो पाइथन हो, व्हाटएवर कोई भी हो। बेटा बच्चे भी तो नहीं जाना चाहेंगे ना, 2 महीने उनको आजादी मिलती है। अगर लाइक फीस ले भी रहे हैं तो उसमें ये सहूलत दे दें कि आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी 2 मंथ। बच्चा ही नहीं आएगा तो फिर क्या करें? बच्चा गेम पे लगा रहेगा। एक तरीके से वो फीस दे रहे हैं, उनको कुछ एड ऑन नहीं मिल रहा, बिल्कुल तो बेहतर ही है ना, कुछ तो कर सकते हैं। जी पहली बात नहीं, देखिए बेटे एक मिनट, मैं आपको मेरा बच्चा इंटरप्ट करूंगी, आप मेरे बच्चों जैसे हो। मेन चीज ये देखें, आपका जो एक ब्रेन है वो मशीन नहीं है, उसको भी रिलैक्स होने की जरूरत है। आपने बात बहुत अच्छी की कि आपको स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी, लेकिन मेरा बच्चा आप पूरा साल पढ़ते रहोगे तो रिलैक्स कब होंगे? स्टाफ जो है, मुझे लगता है स्किल्स लेना एक रिलैक्सेशन ही है, एक तरह से एक्टिविटी है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है, मैं यहाँ एक और चीज ऐड ऑन कर दूं, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। उन्हीं स्कूल में समर कैंप लगाए जाते हैं, उन्हीं के और उनके भी डबल पैसे लिए जाते हैं। जी सर बताइए अराई साहब, आप क्या कहना चाहिए? हमारी तरफ से जो डायरेक्शंस होती हैं उसके अंदर समर कैंप्स जो है उसी स्कूल के बच्चों के लिए अगर होगा तो फ्री होना चाहिए। सर होता तो नहीं है, मगर नहीं होता नहीं है, रियली नहीं होता। देखिए मैं खुद उसको एडमिट कर, जी वो बताना चाह रहे हैं। देखिए बात क्लियर तो ना, जी हमारी फेडरेशन कभी भी ये नहीं कहती कि आप
समर कैंप के ज़रिए अर्निंग करें। हम लोग एडवाइजरी यही देते हैं कि आपको चाहिए कि उसी स्कूल के लिए एक्टिविटीज़ रखें, जो आना चाहेगा आएगा। फिर बहुत से स्कूल 50% रख देते हैं, बहुत से स्कूल्स कम लेते हैं, क्योंकि बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मटेरियल, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्टिस्ट कोई पेंटिंग करनी है, ऑयल पेंटिंग करनी है या कोई काम है, उस पर कॉस्ट एक होती है, वो स्टडी पैक या कॉस्ट है, उसके पे चार्जेस सिर्फ उनसे लिए जाते हैं। वो भी क्यों लेने चाहिए सर? 2 महीने की फीस तो ले रहे हैं आप, मंथली 2 महीने की फीस तो ले रहे हैं। उस फीस का नाम है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस है, अच्छा। ट्यूशन फीस का मतलब समझ गए, वो ट्यूशन उसके फीस है। अंदर आप कहेंगे कि जनाब ये ऐसा करें कि इसको तो ये फलां पैकेज भी ला के दे दें। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, नहीं, यहाँ से नहीं, एक ट्यूशन फीस भी तो दे ही रहे ना। नहीं, देखिए ये फैसिलिटेट, देखिए मैं इस देखिए मैं खुद सर आपके ख्याल में जो ट्यूशन फीस, एक मिनट मैम, जी होना चाहिए, जो 2 महीने की वो फीस ले रहे हैं, वो हर बच्चे की अगर आप कैलकुलेट करें तो अलग अलग, एक बच्चे से तो 50,000 आ ही रहा है ना, 1-2 महीने, ठीक है, सुनते जाएं। अब वो कितना डोमेस्टिक स्टाफ को दे रहे हैं? क्या करोड़ रुपया दे रहे हैं? लाखों रुपए दे रहे हैं? फीस तो निकल आएगी, मेंटेनेंस भी हो जाएगी, तो उसी में समर कैंप कर लें। देखिए आप बात वो करें, आप हमेशा एलीट क्लास स्कूल की बात करें, आप 50,000 की बात ही नहीं कर रही सर। आप 50,000 वाले स्कूल में जब बच्चे को भेजेंगे तो वो तो आपसे लेंगे, बिजनेस करेंगे। मैं एनुअल फीस की बात कर रही हूँ, ये 3 महीने एनुअल फीस होगी ना, 3 महीने की क्वार्टरली फीस हो गई, क्वार्टर फीस हो गई, तो मुझे बताएं वो कितनी? मैं 50,000 उसको मिला के कह रही हूँ सर, मैं अलग से नहीं कह रही। आप मंथली की बात करें कि मंथली फीस कितनी है, मैं आपको बताता हूं। चलें 20,000 है मंथली फीस। देखिए एक बच्चे से 60,000 मिल रहे हैं आपको 3 महीने के, 2 महीने के हो गए कितने? 20 और 20 40। ये तो देखें बिल्कुल एक अलग क्लास है, आप उस क्लास की तो बात ही ना करें। 2000 वाला कौन सा स्कूल है, मुझे भी दिखाए ना। अच्छा ये देखिए मैडम, आप बताइए, आप मैडम भी बताइए 2000 वाला कौन सा स्कूल है? मैं लास्ट टाइम चैलेंज किया था मैडम ने कि 5,000 वाला आप स्कूल दिखा दें महमूदाबाद की आपकी पट्टी में। नहीं, बिल्कुल मैं इनसे एग्रीड हूँ कि 2000 5,000 वाले स्कूल्स हैं, इवन के जी प्लीज़ स्कूल ज़रूर हैं, मौजूद हैं, लेकिन क्या है, अब हम कहें ना कि बिल्कुल मैं आपकी बात से भी उसको भी बड़ा करती हूँ कि जी बहुत कम स्कूल हैं, हाँ जी बहुत कम स्कूल्स हैं, लेकिन जैसे वो बता रहे हैं महमूदाबाद है, अख्तर कॉलोनी है, मंजूर कॉलोनी, मतलब जो कॉलोनीज़ के स्कूल्स हैं उसमें रियली 2000 बल्कि 1500 भी मैं कई दफ़ा स्कूल्स गई हूँ एज अ गेस्ट जब जाती हूँ। देखा अंदर से? नहीं देखा, यकीन करें कि वो 500 यार्ड्स पे भी हैं, 1000 यार्ड्स पे भी हैं, ठीक है, मैं बताऊं आपको 1000 यार्ड्स पे भी हैं, 500 यार्ड्स पे भी हैं वो स्कूल, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं उन स्कूल्स को सलूट पेश करती हूँ। उसकी वजह ये है कि वो सही मायनों में देखिए उनके पास भी बुक्स वही होती हैं, अच्छे स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं, क्योंकि वो कॉपी कर रहे होते हैं बड़े स्कूल्स को, ताकि बच्चों को हम कुछ दे पाएं। ऐसे स्कूल्स को तो बेनिफिट दें, गवर्नमेंट दे, और ताकि वो और आगे को बढ़े। आप ये नहीं समझती कि जो फीस ली जा रही है उसी में सिलेबस भी दिया जाए बच्चे को? सिलेबस आपको पता है मैम कितना महंगा हो चुका है? एक बच्चा जो फीस दे रहा है, जो इनके ख्याल में, मैं बहुत एलीट स्कूल की बात कर रही हूँ, सिलेबस बहुत महंगे हैं। अब बच्चे का यूनिफॉर्म आप लें, वो इतना महंगा है, जूते अलग, यूनिफॉर्म अलग, स्टेशनरी अलग। आमना मैं एक बात आपको कहूँ, सबसे बड़ा जो जुल्म है ना, सबसे बड़ा जो जुल्म है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, मैं बात करूँ कि जी ईच एंड एवरीथिंग आप स्कूल से परचेज करें, कोर्स आप स्कूल से परचेज करें, इवन कि जी कैंटीन मौजूद है वहां से यूनिफॉर्म परचेज करें। मैं कहती हूँ इस चीज पर गवर्नमेंट को सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए। गवर्नमेंट का तो खैर उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट को तो कोर्स भी और यूनिफॉर्म वगैरह ये फ्री होता है, उनको नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जहां जहां ये फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को बिल्कुल बैन करे कि ये कोई, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़ा आ रहा है हमें, ब्रेक में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बड़ी मज़े की एजुकेशन पे बात हो रही है, स्पोर्ट्स पे बात हो रही है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स को साथ लेके चलना चाहिए। सर मुझे बताएं कि जो मैं एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत देखा जाता है प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी टूर्नामेंट होने जा रहा है, कुछ भी होने जा रहा है, उसके भी पैसे लिए जाते हैं।
जी बिल्कुल, देखें जो फ़ीस दी जाती है इसका नाम है ट्यूशन फ़ीस। देखें आपने भी पढ़ा होगा, जितने भी लोग इवन जो असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं उन्होंने लाइब्रेरी फ़ीस भी दी होगी, चाहे वो 10 रुपये साल के दिए होंगे, स्पोर्ट्स की फ़ीस दी होगी चाहे 50 रुपये दिए होंगे, कंट्रीब्यूशन होकर ये सारी चीज़ें होती हैं। फैसिलिटीज़ देखें पॉलिसी मेकर्स का काम है कि वो करना। देखिए प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है, मगर क्योंकि बच्चे जो है वो घर में ड्राइंग रूम में बैठकर जो है आफ्टर कोविड तो ये हो गया कि दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड। अच्छा, एक और चीज़, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बड़ी बड़ी जगहें होती हैं कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स की अलग से एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलम के पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ हो नहीं रही होती। हो रही होती हैं एक्टिविटीज़। देखिए आप क्या चाहेंगे, देखें मेन फंक्शन क्या है, कैरिकुलम, को कैरिकुलम या एक्स्ट्रा कैरिकुलम इज द सेकंड। फिर बच्चा ट्यूशन में जा रहा है, क्या दे रहा है प्राइवेट स्कूल, जरा बताएं। मेन एकेडमी अगर पूरा टाइम टेबल तमाम ब्लॉक्स को हम बच्चों को सारा दिन खेलने में लगा के रखेंगे तो फिर तो अच्छी बात नहीं होगी। वंस अ वीक होता है पीई यानी फिजिकल एजुकेशन जितनी होती है वो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ब्लॉक्स होते हैं। सर और भी बहुत सी चीज़ों के पैसे लिए जा रहे होते हैं। जब आप देखते हैं ना वो आता है फ्री फी चलान आता है तो उसमें लिखे होती हैं चीज़ें कि इसकी पैसे कट रहे हैं, इसके पैसे कट रहे हैं, लेकिन हो तो अच्छा मुझे ये बताइए, अभी फीस की बार बार आप बात करती हैं, अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बल्कि डायरेक्टरेट ने कि जून जुलाई की फ़ीस जो है अभी आप नहीं ले सकते, आपको अप्रैल में आपके जून की फ़ीस लेनी है, मई में आपको जुलाई की फ़ीस लेनी है। अब मुझे बताइए, आप सुनिएगा कि हमने प्लान दिया हुआ है फेडरेशन ने पूरे पाकिस्तान में कि आप वालिदैन की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी से ही पार्शियल पेमेंट्स थोड़ी थोड़ी लेते रहो, ठीक है, डबल फीस नहीं लेनी, क्योंकि ये कोर्ट्स के भी हुक्मनामा था कि आप लेकिन लेनी है फीस, सुन तो लेनी है, उसको इंस्टॉलमेंट्स में दें ताकि इजी टू पे हो जाए। अब सुनिएगा, अब गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि रमज़ान है मार्च में, 1 अप्रैल के बाद ईद आ रही है, अप्रैल में वालिदैन जो बेचारे पिसे हुए वालिदैन हैं जिसके लिए गवर्नमेंट अक्सर सोचती है, लेस प्रिविलेज एरिया की बात करती है कि उन बेचारे वो डबल फीस दे ही नहीं सकते, तो अप्रैल में वो कहाँ से अपने बच्चों के खर्चे पूरे करेंगे या वो 2 फीसें दे पाएंगे, मई में वो क्या करेंगे, किताबों का कोर्स भी लेना है बेचारों ने। अब ये टेबल में बैठ के ऑफिस में बैठ के ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो ये क्या मुनासिब है? आप मुझे बताइए, ये मुनासिब है कि आप अप्रैल में 2 फीसें, फिर कहा कि चलो जी जून तक की डेट डाल दें उसमें। जो कौम बिजली का बिल लास्ट ड्यू डेट को जाके लाइन में लग के पे करती है, वो क्या जून और जुलाई की फीस पहले पे करेगी? क्वालिटी और के पे आप कुछ कहना चाह रही थी, एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फीस को थोड़ा सा रिलेट करते हुए बोलूँगी कि अगर मैं अपने बच्चे की फ़ीस 40,000 दे रही हूँ, मैं उसकी ट्यूशन फ़ीस भी दूंगी, मैं उसकी एडमिशन फ़ीस दूंगी, एनुअल फ़ीस दूंगी, मैं उसके सिलेबस की फ़ीस भी दूंगी, उसके बावजूद मुझे वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। बच्चा ट्यूशन जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं या रट्टाफिकेशन पे? वी आर ऑन द रट्टाफिकेशन सिस्टम। हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 4 लाइनें याद करनी है और जाके सुना देनी है, ओरल में आपके पूरे मार्क्स आ गए। दिस इज नॉट व्हाट आई कॉल एजुकेशन। एग्जैक्टली। देखें आप स्किल्स की बात कर रहे थे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम वही चलता आ रहा है जो पहले चलता आ रहा था। अब आप ये अगर हम कहें कि नहीं 2030 में बहुत स्टैंडर्ड इसका अच्छा जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो स्टूडेंट्स अपने साथ साथ ये चीज़ खास तौर पे करें कि वो स्किल्स को भी ऑन बोर्ड करें। और आपने कहा जो घर बैठे हैं वो भी स्किल्स से अर्न कर सकते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कहने को स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी एजेड थे, काफ़ी ऐसे लोग थे, क्योंकि हुनर सीखने की या कोई भी चीज़ करने की उम्र नहीं होती। बेटे आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं बार बार ये रिपीटेडली कह रही हूँ कि जब वहाँ पे बच्चा या कोई भी आप फैमिलीज देख रहे हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आपकी डिग्री के साथ साथ आपके स्किल्स पूछे जाते हैं कि आप स्किल्ड क्या है, आपके पास क्या हुनर है। एजुकेशन तो आप ले आए हो, उसके साथ आप क्या कर सकते हो। मैम फेडरेशन और यूनियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर का ताल्लुक फेडरेशन से, वाइस प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। जी मुझे मालूम है इनका, लेकिन देखिए मैं बताऊँ आपको, यूनियन तो होनी चाहिए, उस पर इंडिपेंडेंट उनको होना चाहिए, लेकिन यूनियन वो रोल प्ले नहीं कर रही एजुकेशन में। मैं ख़ास तौर पे कहूँगी उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप यूनियन सोच रहे हो कि जी हम प्राइवेट सेक्टर्स में हैं तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या बेनिफिट होने चाहिए, किस तरह से। जब वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डायलॉग्स करते हैं और जब वो देखते हैं कि जी हमारी जो डिमांड्स हैं वो तो पूरी हो चुकी हैं, तो फिर वो बाकी स्कूल्स के सेक्टर्स को और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो उस तरह तवज्जो नहीं देते। यूनियंस के अंदर यकीन जानिए, भले मेरा भाई है, अख्तर को बुरा लगे, मैं पत्थर उठाऊंगी ना तो पत्थर के अंदर इतनी चूंटियां नहीं निकलेंगी जितनी यूनियंस निकल आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स यूं के तू हैं। मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि बीइंग अ पॉलिटिशियन ऑल्सो आपको लगता है कि पॉलिटिशियन को टारगेट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ये फेडरेशन यूनियंस उसमें? देखिए मैं बताऊं आपको, जो पॉलिटिशियंस हैं
पॉलिटिशियंस को पकड़ पकड़ के, अगर फर्ज करें इनकी फेडरेशन है, इनके मुतालबात पूरे हो रहे हैं तो जनाब ये तो बहुत ही अच्छे हैं जी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। और अगर कोई गलत हो गया, जैसे अभी मेरा भाई कह रहा था कि वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे तो जो आपने रिटर्न कर दिया वो बिल्कुल ठीक है। मसला क्या है कि देखें वहाँ बैठ के अगर वो सोच रहे हैं, इनका भी पॉइंट वैलिड है, ऐसा नहीं कि जी पेरेंट्स जो है जुलाई में क्या करना चाह रही है, मैं नाराज नहीं करना चाह रही हूँ। देखिए बात इस तरह से है कि वो ठीक है जी, पेरेंट्स अभी तक उन्होंने एक भी अटैक नहीं किया। देखिए वो करें मुझे खुशी होगी जी। देखिए बात दरअसल ये कि कह रहे हैं कि पेरेंट्स को अगर जून जुलाई से पहले ले लेते हैं, ठीक है जी, फी देनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को भी देनी है, सब कुछ करनी है, लेकिन अब हम ये कहें कि जी ईद आ रही है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे देखेंगे, फिर महंगाई में हमें कैसे देंगे, फलां कैसे देंगे। भाई आप उसका एक अच्छा सा फार्मूला बना लेना, जिसके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कहें कि आप अपने एक बच्चे की कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट मंथ में उसकी कर लें, आप भी रिलीज देना, ये ना करें ना। ये देखिए प्लीज मैं आप देखिए ये वो टॉक शोज नहीं है। बात दरअसल ये है कि इनको अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर ये कहें ना कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूनियन ही होगी, वो गवर्नमेंट को भी जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपने प्रोटेस्ट कर ले और वो समझे वो सब सेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना वो ब्लैकमेल करें पेरेंट्स को, ऐसा हरगिज नहीं होता। इस तरह से जो सही मायनों में लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, वो भी काम नहीं कर पाते ये यूनियन की ब्लैकमेलिंग के अंदर। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन्स है, राइट चीज़ को राइट वे में समझते नहीं है। देखिए होम इकोनॉमिक्स को समझे, ठीक है, अर्निंग्स और स्पेंडिंग को समझे, और पहले से अक्लमंद छोटी फैमिलीज मिडिल क्लास की होती हैं, थोड़े थोड़े 2 रुपए बचा के रखती हैं मुश्किल वक्त के लिए। इसका तरीका हमने फार्मूला दिया, सुन तो लीजिए मेरा मेथड सुन लीजिए कि मेरा मेथड हमारा फेडरेशन का ये है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमसे खुश हैं और हम कहते हैं कि जी आप अपनी सहूलत से पैसे दें और आप जब भी टाइम हो आप इंस्टॉलमेंट की शक्ल में दें, थोड़े थोड़े करके दें। जैसे आपने एक बच्चे की बात की, फॉर एग्जांपल थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहें और आप ईद के टाइम ईद मनाएं, आपके एक्सपेंसेस होंगे उस वक्त आप हमें ना दें, ठीक है, बाद में बच जाएंगे आप दे दीजिएगा, हमारा ये तरीकेकार है। अख्तर भाई मैं सुन तो लीजिए, सेकंड अब आता हूं, पेरेंट्स को ऐसा भी मैंने देखा है कि 1 मंथ के लिए इन्हीं एरियाज में, जिन एरियाज की बात कर रहे हैं, वो ला के रो में बच्चे को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं जब तक एग्जाम में ये बच्चा नहीं बैठेगा जब तक उसको पे नहीं करेंगे। अच्छा इसी पे सर मैं एक मिनट में कहना चाहती हूँ, एक ही प्राइवेट स्कूल, बहुत बड़ा नाम स्कूल लाहौर का, बहुत बड़ा स्कूल है, बॉयज स्कूल, वहाँ एक बच्चे की A लेवल्स की डिग्री फंस गई क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसकी फीस नहीं दी हुई थी, तो वो डिग्री रिलीज नहीं हुई। उस बच्चे ने एक और एग्जाम में A लेवल्स के बैठना था, O लेवल्स की शायद फीस कंप्लीट नहीं थी। सर आप मुझे ये बताएं, वो बोल रहे हैं पेरेंट्स कि हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हम एकदम से नहीं दे सकते, उसको अपेयर नहीं होने दिया क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, उनके प्रिंसिपल ने कहा या जिसने भी कहा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे तो उन्होंने मिलके कहा हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम मिलके फीस दे देते हैं। सर ये बिल्कुल हुआ जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, मेरी बच्ची की रिपोर्ट कार्ड नहीं दी गई थी क्योंकि जी फीस चलान में कोई मसला हो गया था और फीस बैंक की तरफ से मसला कर गई थी और उनके सिस्टम में मसला हो गई थी, जो हमने उसमें बहुत ज्यादा डीपली जाके देखा तो हमें रिपोर्ट कार्ड। देखिए इसी चीज का जवाब आप देखें, मैडम का यूनियन का जो सवाल था उसका जवाब भी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने करोड़ों रुपए की जो है फंड जनरेट किया था जब कोविड आया था, हमने फीसें दी हैं पूरे पाकिस्तान में उन बच्चों की। आप सुनिएगा, ये वाला केस भी मेरी नज़र में है कि हमने मिलके, अच्छा आप लोगों ने ये वाला केस भी हमें पता है, हमारी फेडरेशन की वेबसाइट पे चले जाएं अगर आपको कोई इस तरह के इश्यूज हैं। फेडरेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी फेडरेशन, असल में आप मुझे बोलने देंगे, मुझे बोलने दीजिए, मेरा पॉइंट आने दीजिए, टॉक शो नहीं है, आपने मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए जरूर। आपकी माइंडसेट ये है कि आप लफ्ज यूनियन यूज कर रही हैं। यूनियन लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है? यूनियन है, लेबर यूनियन नहीं है, ये लेबर यूनियन नहीं है। लाइटर मोड पे बात की, हाँ ना, फिर बोलने देना, जब आप बीच में बोलेंगे मेरा पॉइंट नहीं आने देंगे तो फिर मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ। आप बता दें, इसको एसोसिएशंस कहते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। सुनिएगा, नहीं देखिए बीच में मैं बोला दुकान ऐसे नहीं, ये सर आप बोले, सर आप नहीं नहीं ये सियासी मैदान नहीं है, नहीं आप मजमे को, अरे ये सुबह का शो है, मैं तो बनाना, हमने बात सुन ले प्लीज, आपको मैंने बीच में बोला, अच्छा नहीं बोला जी जी जी। ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, इनको यूनियन लफ्ज कह के तौहीन है इसकी। अच्छा भैया आप किसी भी, आप खुद टीचर हैं,
आपकी जो आपका अपने स्कूल्स हैं, स्कूल्स एक प्रोफेशन है, इसकी एक एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। हाँ, गंदी मछलियां मौजूद हैं जी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन अगर कोई गलत काम करती है, आप बताइए कौन सी एसोसिएशंस नहीं जिसने 10 करोड़ से जो है कोविड का एक फंड कायम किया? हमने कायम किया, हमने उन गरीब बच्चों के लिए पैसे दिए। आज तक हमने कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं की। हम सिंध के अंदर डीजी के पास कभी गए हैं, कभी मिनिस्टर के पास अपने काम के लिए गए हैं? नहीं गए आज तक। आप सबको यूनियन का लफ्ज आपको यूज करना ही नहीं चाहिए था। हाँ, आपने चींटियों की मिसाल दी कि एक पत्थर उठाएं उसमें चींटियां इतनी नहीं निकलेंगी जितनी यूनियन निकलेंगी। ये यूनियन का लफ्ज गैर मुनासिब, ये गैर मुनासिब। अच्छा चलें, इसको आप वापस ले लें, ये गैर मुनासिब। आप इज्जत करें, जब आप उस्ताद की इज्जत करना ही नहीं सिखाएंगे तो आप खुद कैसी उस्ताद? मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूं, कैसी टीचर? अराई साहब मैं कुछ ऐड ऑन, राय साहब मैं कुछ ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल करें। आप स्कूल्स में भी ये बताएं कि अगर बच्चा फीस अगर नहीं पे कर पाया, उसको एटलीस्ट बच्चे को ये फीलिंग दी जाती है कि तुम्हारी फीस पे नहीं है तो तुम्हें रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगी, या तुम्हें टेस्ट पेपर नहीं मिलेगा, या तुम अपनी डिग्री हासिल नहीं कर सकते, या तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते। देखिए सर, ओ लेवल्स और ए लेवल्स का बच्चा अगर एग्जाम में अपेयर हो रहा है और उसको ये कहा जाए कि, और इंटेलिजेंट बच्चा, मैं आपको एक वाकया 100% बताऊंगी कि ये हुआ है लाहौर के एक स्कूल में कि वो बच्चा एग्जाम में अपेयर नहीं हो सका, लेकिन उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिर शर्म आई क्योंकि उनकी वालदा ने एक लेटर लिखा कि जी मैं एकदम से इतनी फीस नहीं पे कर सकती, मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे, आपको कल ही पे करनी है तो आपका बच्चा अपेयर होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या, नहीं, वो जब के एप्लीकेशन लिखी गई, उनके हालात देखे गए, पहले में ही बच्चे को आपने एम्बैरेस कर दिया कि तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पानी फिर गया ना, उसकी कॉन्फिडेंस। यहाँ हमें शो खत्म करना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लास्ट में कुछ कहना चाहें तो जरूर कह दें। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट स्कूल कायम होते हैं। जब इज्जत से काम चल रहा है उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा ना करें। आप स्कूल से कबल वक्त रब्ता करें, अपनी सहूलत के हिसाब से आप एडवांस फीस देनी है, जो भी मामला है आप तय करें, मगर उस्ताद की इज्जत करें। बिल्कुल, इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। आइए, आप पे जिम्मेदारी, आपसे मुराद है कि स्कूलों पे जिम्मेदारी ये है कि आइए इस पाकिस्तान को जो है, नौजवानों को जो है बुनियादी तालीम अच्छी दे और डिजिटल दुनिया की तरफ लेकर जाएं। हम इन झगड़ों में ना पड़े। अगेन कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह। आपको भी मैम दावत देंगे, आप दोबारा आइएगा और इसी तरह का हम मजे का शो करेंगे। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन का। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।